कहते हैं सफलता किसी शख्स की नहीं होती, शख्सियत की होती है। समय परिवर्तनशील है, सदैव रहेगा, लेकिन अपने आप को मजबूत से मजबूत परिस्थितियों में भी स्थिर रखना एक सफल शख्सियत की पहचान होती है। सो वेलकम एवरीवन, मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया फैमिली में। आई होप आप सभी लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और मेरी क्लासेस अच्छे से विजुलाइज कर रहे होंगे। सो आज हम बात करेंगे हमारे चैप्टर के लास्ट पॉइंट की। काफ़ी चीज़ें हमने बहुत डिटेल से डिस्कस की है। वायुमंडलीय परिसंचरण क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। सो मौसम की प्रणालियाँ किस प्रकार से बनती है या मौसम में क्या इसका प्रभाव रहता है, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। वायु राशियाँ क्या होती है, वायु राशियों से वाताग्र में क्या परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है और इन वाताग्रों से चक्रवातों का निर्माण कैसे होता है और तड़ित झंझा क्या होता है, इन सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड मैं कोशिश करूँगी कि ये क्लास हमारी इस चैप्टर की आखिरी क्लास हो, ताकि आपको ज़्यादा हर्डल फेस नहीं करने पड़े और सिंपल से सिंपल कॉन्सेप्ट को हम इजी वे से कंप्लीट करेंगे। सो बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। उससे पहले हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ मैंने एक मैप बनाया है। मैं कुछ नोट्स जो है पहले से प्रिपेयर करके रखती हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, चीज़ों को आप बेहतर से बेहतर तरीके से समझ सकें और कम टाइम में आप अच्छी चीज़ें गेन कर सकें। तो यहाँ जो चीज़ों को बांटा गया है ये वायु राशियों के प्रमुख प्रकार हैं, जिस प्रकार से हम वायु राशियों का वर्गीकरण करते हैं। हालांकि उष्णकटिबंध या हम ये कहें महाद्वीपों और महासागरों के क्षेत्रों में इन वायु राशियों को बनाया जाता है और वायु राशियाँ आंकी जाती है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर के क्षेत्र की, और हम जितने भी महाद्वीप वाले क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में वायु राशियों का प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है। तो हम बात करेंगे कि ये वायु राशियाँ आखिर होती क्या है। देखिए वायु राशि से मतलब अगर हम इस शब्द को तोड़ने का प्रयास करें, आप सिंपल से तरीके से समझिए, वायु और राशि। राशि का मतलब यहाँ पे किसी एक बल्क कह सकते हैं आप या एक पुंज कह सकते हैं। वायु का बड़ा पुंज, अब वायु का बड़ा पुंज कैसे हो सकता है? अगर आप किसी चीज़ को कहते हैं, जैसे मैंने ये कहा कि अंगूर का गुच्छा, तो उसमें सभी अंगूर हैं। मैंने ये कहा एप्पल की बास्केट की टोकरी, लाइक एप्पल की बास्केट, तो उसमें सारे फ्रूट्स, हमारा कौन सा है फ्रूट, हमारा एप्पल है। तो उसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि वायु की जो समान वायु की राशि जो होगी या समान वायु का जो बल्क होगा या वायु का पुंज होगा, उसे ही हम क्या कहते हैं, वायु राशि कहते हैं। तो ये समान किस प्रकार से हो सकता है? ये समान हो सकता है अपने तापमान से, ये समान हो सकता है आर्द्रता से। क्लियर है? तो तापमान और आर्द्रता का प्रभाव जब वायु पर पड़ता है, ये समान तापमान वाली और आर्द्रता वाली जो वायु होती है वो एक स्थिर अवस्था की, जैसे हम कह सकते हैं उस क्षेत्र को एक समान क्षेत्र में एक समान वायु राशि का निर्माण करती है, तो वही हमारी वायु राशि या वायु पुंज कहलाता है। क्लियर है? तो वायु राशियों का प्रभाव किस प्रकार से रहता है? अब ये वायु राशि 200 से 300 किलोमीटर के एरिया को भी कवर कर लेती है अलग अलग क्षेत्र में। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये हमारा जो एमटी है, ये सिटी, ये सीपी, ये जो भी इन क्षेत्र है। अब ये एमटी क्या होता है, एमपी क्या होता है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। बड़े से भूभाग पर चलने वाली वायु जो कि समान तापमान व आर्द्रता वाले गुण वाली होती है, ये विशाल क्षेत्र को कवर करती है, ये आपकी वायु राशियाँ कहलाती है। जल व स्थल पर लंबे समय पर ये रहती है। अब जल क्षेत्र जो महासागरीय क्षेत्र है वहाँ पे आपको एक जैसा टेम्परेचर दिखेगा, एक जैसी वहाँ पे ह्यूमिडिटी दिखेगी। उस क्षेत्र में जो भी हवाएं प्रवाहित होती हैं, एक समान तापमान समान आर्द्रता के गुण वाली हवाएं हमारी वायु राशियाँ कहलाती हैं, जो आपके स्थल में अलग होगी और जल में अलग होगी। क्योंकि जल का तापमान, जैसे कि हमने अवस्था समझी थी जल की, जल जल्दी गर्म हो जाता है, जल देरी से गर्म होता है एंड देरी से ठंडा होता है। और स्थल की अवस्था क्या रहती है? स्थल की अवस्था रहती है ये जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ही ठंडा हो जाता है। जैसे हमने स्थल समीर और समुद्र समीर पढ़े थे, उसी प्रकार से तो इनके क्षेत्र में जो हवाएं प्रवाहित होती है या जो वायु का एक पुंज प्रवाहित होता है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का होता है। क्षेत्रीय अपसरण पर ज्यादा विकास और समान विशेषता दिखाई देती है। अब आपका अभिसरण और अपसरण का मतलब, अपसरण से तात्पर्य है नीचे ऊपर चढ़ना एंड अभिसरण का तात्पर्य है नीचे बैठ जाना। तो ये अवस्थाएं किस प्रकार से रहती है वायु में? एक समान विशेषताओं वाला जो क्षैतिज अवस्था रहेगा, क्षैतिज अभिसरण जो होगा, उसमें वायु राशियों का विकास क्या होता है, आपका ज़्यादा होता है। अभिसरण के क्षेत्र में जहाँ पे हवाएं, देखिए हॉरिजॉन्टल अवस्था में कब प्रवाहित होगी, सतह के ऊपर वाले क्षेत्र में हवाएं हालांकि ऊर्ध्वाधर रहती है, लेकिन जब कोरियोलिस फोर्स जब पृथ्वी पर लगता है, उस फोर्स की वजह से हवाओं का क्या होता है, हवाओं का क्षैतिज अवस्था में आना, हवाएं क्षैतिज अवस्था में बहना प्रारंभ कर देती है। तो क्षैतिज अपसरण पर ज़्यादा विकास होता है इनका। ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय, इन दो क्षेत्रों में क्या होता है आपके, हम ये कह सकते हैं वायु राशियों का निर्माण, क्योंकि ये यही चीज़ें हैं दो।
और स्थलाकृतियाँ जो होती है, स्थलाकृति इसमें प्रमुख स्थलाकृति के आधार पर महाद्वीप और महासागरीय, जिसमें महाद्वीप को तो सी से एंड महासागर को, अब यहाँ पे सी को हम कॉन्टिनेंट से भी मान सकते हैं, लेकिन हालांकि इसको जो भूविज्ञानिक हैं उन्होंने ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं की है कि सी और एम का क्या मतलब है, बस एक कंटेंट रखा है सी महाद्वीप एंड महासागरीय एम, और शीतल जो भी होगी उसको के से और उष्ण को हम डब्ल्यू से मेजर करते हैं। वाताग्र दो अलग अलग वायु राशियां जो आपस में मिलती हैं, बीच में एक सीमा का विकास होगा, इसे ही हम क्या कहते हैं, वाताग्र कहते हैं। अब वायु राशियों की जब हमने स्थिति की बात की, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की वायु राशियां होती हैं। अब वायु राशियों के पॉइंट्स को हम पहले पढ़ लेते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आ जाए। क्लियर है? स्थानीय पवने, स्थल समीर, एयर मासेस, वायु राशियाँ। जब वायु किसी समांगी क्षेत्र पर पर्याप्त लंबे समय तक रहती है। अब समांगी क्षेत्र क्या होता है? समांगी क्षेत्र से तात्पर्य है जहाँ पे समान तापमान, समान आर्द्रता, जैसे कि या तो वो स्थल खंड हो सकता है या आपका जल खंड हो सकता है। तो जल क्षेत्र और धरातल का जल क्षेत्र और हमारा स्थल क्षेत्र, ये अलग अलग प्रकार के समान रूप से एक स्थल खंड जो रहेंगे या समान क्षेत्र जो होगा वो आपका हम ये कह सकते हैं समांगी क्षेत्र के आधार पर आपका स्थल व जल पर्याप्त लंबे समय तक रहती है ये वायु। जब वायु किसी समांगी क्षेत्र पर, चाहे वो स्थल हो चाहे आपका जल खंड हो, उस पर पर्याप्त लंबे समय तक रहती है तो उस समय क्षेत्रों के गुणों के आधार धारण कर लेती है। तो उस क्षेत्र के जो भी गुण होंगे, जैसे कि हम बात कर रहे हैं वायु आपके जल में बह रही है तो जल का टेम्परेचर देरी से गर्म होने की अवस्था को लिए हुए होता है। तो इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर जो भी परिस्थितियाँ बनेगी वायु उनके अनुकूल हो जाएगी। तो इसके कारण वहाँ के गुणों को वो धारण कर लेती है। इस समांगी क्षेत्र में विस्तृत महासागरीय सतह या विस्तृत मैदानी भाग भी हो सकता है। तो तापमान तथा आर्द्रता संबंधी विशिष्ट गुणों वाली यह वायु क्या कहलाती है? वायु राशि कहलाती है। क्लियर है? अब आपको वायु राशि में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ से आपका क्वेश्चन अगर पुटअप होता है तो एक ही क्वेश्चन बनेगा, वायु राशियों से आप क्या समझते हैं। तो समांगी क्षेत्रों में प्रवाहित होने वाली वायु आपकी वायु राशि कहलाती है। समांगी क्षेत्र में आपका स्थल भी हो सकता है या फिर आपका जल क्षेत्र हो सकता है। ये भी यूं भी परिभाषित किया जाता है कि वायु का वह वृत्त भाग जिसमें तापमान व आर्द्रता संबंधी क्षैतिज भिन्नताएं बहुत कम होती हैं वह आपकी वायु राशियां कहलाती हैं। वह समग्र धरातल जिन पर वायु राशियां बनती है उन्हें वायु राशियों का उद्गम क्षेत्र कहा जाता है। तो जहां पे भी आपकी वायु राशियां बनेगी उस स्थान को आप क्या कहेंगे? वायु राशियों का उद्गम क्षेत्र। अब जैसे कि आपको यहाँ पे इस पिक्चर में अच्छे से दिखाई दे रहा है, ये हमारे यहाँ पे जो जो क्षेत्र बन रहे हैं ये हमारे स्थल खंड पे, और ये हमारे जलीय क्षेत्र में जो टी का मतलब हो गया हमारा, हम एम को महासागरों से और सी को हम कॉन्टिनेंट महाद्वीप के हिसाब से आंकते हैं, और ये क्षेत्र हमारे वायु राशियों के उद्गम क्षेत्र कहलाते हैं। वायु राशियों को उनके उद्गम क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। उनमें प्रमुख 5 उद्गम क्षेत्र हैं। कौन कौन सा है? उष्ण व उपोष्ण कटिबंध महासागरीय क्षेत्र। अब आपका उष्ण और उपोष्ण कटिबंध महासागरीय क्षेत्र, तो इस आधार पर आप कह सकते हैं, देखिए 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर वाला जो क्षेत्र है आपका, अब आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए या आपको पता होना चाहिए कि आपके क्षेत्र कौन कौन से हैं। जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये आपका कौन सा क्षेत्र हो जाता है? ध्रुवीय क्षेत्र। क्लियर है? ये आपका ध्रुवीय क्षेत्र है। 0 डिग्री इक्वेटर पर आपका कौन सा क्षेत्र है? उष्ण क्षेत्र है। ये आपको अच्छे से पता है। उष्ण के ऊपर वाला क्षेत्र जो है आपका उपोष्ण है। इससे ऊपर वाला आपका ध्रुवीय से जस्ट नीचे वाला हम कह सकते हैं ये आपका शीतोष्ण है। तो इन क्षेत्रों में जो जो अवस्थाएं पाई जाती है, ध्रुवीय, शीतोष्ण, उपोष्ण और उष्ण, ठीक है। वापस यही उष्ण से वापस नीचे आपका उपोष्ण, शीतोष्ण और ध्रुवीय क्षेत्र।
वायु राशियों को उनके उद्गम क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इनके प्रमुख 5 उद्गम क्षेत्र हैं। उष्ण व उपोष्ण कटिबंध महासागर, उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण मरुस्थल, उच्च अक्षांशीय अपेक्षाकृत ठंडे महासागर होते हैं, उच्च अक्षांशीय और शीत बर्फ आच्छादित महाद्वीपीय क्षेत्र। अब उच्च अक्षांशों से आपका तात्पर्य क्या होगा? जो ध्रुवों की तरफ वाले अक्षांश है वो आपके उच्च अक्षांश के अंतर्गत आएंगे। स्थायी रूप से बर्फ आच्छादित महाद्वीपीय, अंटार्कटिक तथा आर्कटिक, इसके आधार पर निम्न प्रकार की वायु राशियां पाई जाती है। तो वायु राशि जो आपके हैं, आप इसमें इस डायग्राम को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है एंड इसी के बेसिस पे आपके क्या बन रहे हैं, जो भी एक कॉन्सेप्ट अगर हम कह सकते हैं, ये आपका, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस डायग्राम को आप कोशिश कीजिएगा कि आप अपने नोट्स में प्रिपेयर करें, क्योंकि जब वायु राशियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब आप इस डायग्राम को बनाते हैं तो आपका स्कोर बहुत अच्छा रहता है। और स्पेशली इसको अच्छे से स्पेसिफाई तरीके से समझाया गया है कि कौन कौन से जो आपके वायु राशि क्षेत्र हैं वो कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं। तो उष्ण वाले क्षेत्र, अंटार्कटिक और आर्कटिक वाले जो क्षेत्र हैं आपके, वहाँ पर आपकी वायु राशियाँ बनेगी। और ये आपका पश्चिमी क्षेत्र जो है आपका, उस क्षेत्र में भी वायु राशियों का उद्गम होता है। तो प्रमुख प्रकार से हमने देख ली 5 प्रकार की उद्गम क्षेत्र हैं और यही वायु राशियाँ पाई जाती हैं। अब इसमें प्रमुख कौन कौन से हैं? उष्ण कटिबंधीय महासागरीय वायु राशि जो है वो एमटी के नाम से आइडेंटिफाई होती है। उष्ण कटिबंधीय महाद्वीप के क्षेत्र में उसको सीटी बोला जाता है। तो टी, आप इसका समझ सकते हैं कि जो आपका उष्ण क्षेत्र है वो टी से माना जाता है। महाद्वीपों में इसको सी के नाम से आइडेंटिफाई होगा और महासागरों में ये एम से। तो एम टी यानी उष्ण कटिबंधीय महासागरीय वायु राशि, सीटी यानी उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय वायु राशि। ध्रुवीय महासागरियों को इसके में है आप पी से, तो ध्रुवों को आप पी से और ध्रुवीय महाद्वीपों को आप सी पी से आइडेंटिफाई करेंगे। तो आप एक चीज समझ जाइए, जो कॉन्टिनेंट है जो मैंने आपको पॉइंट्स में लिखवाए थे, सी का मतलब आपका होगा महाद्वीप और एम का मतलब होगा आपका महासागर, और ध्रुवों को, उष्ण क्षेत्रों को टी एंड ध्रुव क्षेत्रों को पी, और ध्रुवीय महाद्वीप क्षेत्र में ये सीपी हो जाएगा और महाद्वीप आर्कटिक में ए हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय वायु राशियां गर्म होती है तथा ध्रुवीय वायु राशियां क्या रहेगी? ठंडी रहेगी। ऑब्वियसली ऐसा है क्योंकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आपका टेम्परेचर क्या रहता है? ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से क्या होती है? वायु गर्म होती है और गर्म होकर संवहन धाराओं के रूप में ऊपर की तरफ उड़ती है। और जैसे ही वो ऊपर की तरफ उड़ती है, जहाँ चीज़ें घर्षण बल कम हो जाता है तो वहाँ कोरियोलिस बल का प्रभाव हो जाता है और ये वायु क्या करती है? पुनः क्षैतिज अवस्था में बह के जब ये ठंडे तापमान में मिलती है तो ये पुनः नीचे बैठने लग जाती है। तो ये वायु का चक्र ऑटोमेटिक तरीके से चलता रहता है। अब हम बात करेंगे फॉन्ट्स के बारे में। वाताग्र क्या होता है? वाताग्र देखिए एक अवस्था, आप समझिए, जब हमने कहा ये आपका सतह है, सतह हम मान लेते हैं कि यहाँ से गर्म धाराएं निकल रही हैं, गर्म धाराएं, और ये आपकी इधर से आ रही हैं ठंडी धाराएं। जब ध्रुवों की तरफ से आपकी ठंडी धाराएं आ रही हैं और जहाँ पे आपको तापमान ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, वहाँ गर्म धाराएं, तो जब ये गर्म हवाएं और ये ठंडी हवाएं आपस में मिलेगी तो ये दोनों क्या करेगी? अपना अस्तित्व बचाने का प्रयास करेगी। इसके कारण क्या होगा कि इसमें एक अवस्था बन जाएगी, एक संक्रमण क्षेत्र उत्पन्न होगा। उसी संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? हम वाताग्र कहते हैं। इसमें उष्ण हवाएं ऊपर बैठ जाती, क्योंकि ठंडी हवाएं जो होगी आपकी वो क्या करेगी? वो हल्की होकर नीचे की तरफ बैठने का प्रयास करेगी। जैसे कि देखिए, जब दो अलग वायु राशियां आपस में मिलती हैं, बीच में एक सीमा का विकास होगा, इसे ही हम क्या कहते हैं? वायु राशि कहते हैं। ये गर्म तथा ठंडी वायु राशियों के बीच का क्षेत्र होता है। न्यून दाब वाले क्षेत्रों में ये ज़्यादा बनते हैं और वहीं पे क्या होते हैं? आपके बादल बनने शुरू हो जाते हैं और इसीलिए आपके यहाँ पे बारिश भी होती है। जैसे कि उष्ण वाताग्र कैसे क्या होगा? जब वायु ऊपर चढ़े हुए हो और ये नीचे का क्षेत्र जो गर्म है, तो ठंडी वायु क्या करेगी? नीचे की तरफ बैठने का प्रयास करेगी। तो इस क्षेत्र के आधार पर हम कह सकते हैं शीत क्षेत्र के शीत वाताग्र भी होते हैं, आपके उष्ण भी होंगे और कुछ आपके स्थायी वाताग्र भी होंगे। स्थायी वाताग्र क्या होंगे? जब आपका स्थिर अवस्था में काफ़ी समय तक ये वाताग्र बना रहता है, जहाँ पे ना तो हवाओं का प्रभाव होता है, या हम ये नहीं कहेंगे जहाँ गर्म और ठंडी हवाएं चलना शुरू कर देती है, एक अवस्था में वो स्थिर अवस्था में आ जाता है, वो वाताग्र आपका स्थिर वाताग्र कहलाता है। तो वाताग्र एक क्षेत्र है जहां गर्म और ठंडी हवाएं
जहाँ टकराती है और टकराकर अपने अस्तित्व का बचाने का प्रयास करती है, इससे ठंडी हवाएं क्या होगी, नीचे की तरफ बैठ जाएगी, क्योंकि वो भारी होती है, जो चीज़ें भारी होगी वो नीचे की तरफ जाएगी। और हवाएं समान धाराओं की जब हम बात करते हैं, गर्म धाराएं ऊपर की तरफ उड़ती है तो वो ऊर्ध्वाधर अवस्था में चलने का प्रयास करती है। तो उष्ण धाराओं को वो क्या करेगी, एक बल लगाने का प्रयास करेगी और उष्ण धाराओं को ऊपर की तरफ धकेलेगी। तो इस संक्रमण क्षेत्र को ही हम क्या कहेंगे, वाताग्र कहेंगे। जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियां मिलती हैं तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को हम वाताग्र कहते हैं। वाताग्रों के बनने की प्रक्रिया को वाताग्र जनन कहा जाता है। वाताग्र 4 प्रकार के होते हैं, आपका शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र, अचर वाताग्र और अधिविष्ट वाताग्र। अब ये शीत वाताग्र की स्थिति, उष्ण वाताग्र, अचर वाताग्र और अधिविष्ट वाताग्र, ये चारों प्रकार के जो वाताग्र होते हैं, शीत से हम समझ सकते हैं जहाँ पे आपको हम ये कह सकते हैं कि जो शीत या फिर जो ठंडी हवाएं हैं वो ज़्यादा होगी, उसका वेग ज़्यादा होगा, तो वो क्या करेगी, वो उष्ण हवाओं को ऊपर की तरफ ढकेलेगी। इस अवस्था में जो वाताग्र बनता है वो आपका शीत वाताग्र होगा। और उष्ण वाताग्र क्या करता है, उष्ण वाताग्र में हम कह सकते हैं उष्ण वाताग्र या उष्ण वायु का या गर्म वायु का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से वो क्या करेगी, शीत वाताग्र नीचे बैठेगी और उष्ण वायु ज़्यादा वातावरण में फैलेगी। हालांकि जब शीत वाताग्र बनते हैं तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज होती है और अचानक से होने वाली अवस्था है, क्योंकि जब ठंडी जलधाराएं नीचे बैठती है तो उनमें जल वाष्प की जो संघनन की प्रक्रिया होती है वो जल्दी से होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक मूसलाधार बारिश, जिसे हम कह सकते हैं तड़ित झंझा जैसे प्रभाव हमें दिखाई देते हैं। तो शीत वाताग्र और अचर वाताग्र जो रहेगा आपका एक स्थिर अवस्था वाला वाताग्र, आप इसे कह सकते हैं स्थिर वाताग्र। और अधिविष्ट वाताग्र क्या होगा, जब गर्म और ये ठंडी हवाएं अपने समानांतर अवस्थाओं में बहेगी, वो आपका अधिशिष्ट वाताग्र कहलाएगा। तो ये वाताग्र स्थित हो जाते हैं और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, जब वाताग्र स्थिर हो जाता है तो उसे अचर वाताग्र कहा जाता है। क्लियर है? अर्थात ऐसे वाताग्र जब कोई भी वायु ऊपर नहीं उड़ती, जब शीतल व भारी वायु आक्रामक रूप से उष्ण वायु राशियों को ऊपर ढकेलती है, इस संपर्क क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, शीत वाताग्र कहेंगे। यदि गर्म वायु राशियां आक्रामक रूप से ठंडी वायु राशियों को ऊपर चढ़ती हैं तो उसी संपर्क को क्या कहेंगे, हम उष्ण वाताग्र कहेंगे। वाताग्र मध्य अक्षांशों में ही निर्मित होते हैं और तीव्र वायुदाब व तापमान प्रवणता इनकी विशेषता है। तो जहाँ ज़्यादा हम कह सकते हैं, जहाँ तेज वायुदाब होगा या तापमान की प्रवणता आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि आप समझिए दाब प्रवणता जब हमने देखा था, दाब प्रवणता में विभिन्न अवस्था देखी थी समदाब रेखाओं के बारे में। तो जहाँ पे भी तीव्र वायुदाब आपका होगा, जहां आपका तापमान प्रवणता होगा, यहाँ पे इसकी विशेषता पाई जाएगी। ये तापमान में अचानक बदलाव लाते हैं तथा इसी कारण वायु क्या करती है, आपकी ऊपर उड़ती है और बादल बनते हैं तथा बारिश होती है। तो तापमान में ये क्या कर देते हैं, अचानक से बदलाव कर देते हैं। तो वाताग्र की वर्षा के निर्माण में हम ये कह सकते हैं बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वाताग्र क्या करती है, एक ठंडी और गर्म हवाओं के रूप में जो भी प्रवाह होता है, उस प्रवाह में जो एक घटना घटित होती है, वह क्षेत्र आपका संक्रमण क्षेत्र वाताग्र कहलाता है। तो शीत वाताग्र ये अवस्था रहेगी जब ठंडी हवाओं का वेग ज़्यादा रहेगा, तो ये क्या करेगी, उष्ण वाताग्र के नीचे बैठने का प्रयास करेगी और उस समय जो गतिविधि घटित होगी वो आपकी बारिश की क्रिया को पूर्ण करने में भूमिका निभाएगी। उष्ण वाताग्र क्या होंगे, जब इनका वेग तेज होगा तो ये क्या करेगी, ऊपर की तरफ ठंडी वायु से ऊपर उठने का प्रयास करेगी। समझ क्लियर है? और स्थिर तापमान, जहाँ पे वायु ना तो शीतल या ठंडी वायु क्या करेगी, कोई भी कार्य नहीं करेगी, एक अवस्था में वाताग्र बना रहता है, वो आपका अचर वाताग्र कहलाता है। इसी के कारण वायु ऊपर उड़ती है और बादल बनते हैं तथा जिससे वर्षा होती है। अब जैसे कि ये आप इसमें समझ सकते हैं, ये अवस्थाओं के जैसे ही बादल ऊपर उठेंगे और इससे बारिश होनी शुरू हो जाती है। अब हम बात करेंगे चक्रवातों की। देखिए साइक्लोन्स के बारे में जब हमने देखा था, चक्रवात और प्रति चक्रवात, दो चक्रवातों हमारे इंपॉर्टेंट है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और एक शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात। ये दो प्रकार होते हैं चक्रवात। तो चक्रवात होता क्या है, चक्रवात हम ये कह सकते हैं जहाँ पे भी निम्न दाब वाला जो क्षेत्र है, निम्न दाब के क्षेत्र से जो उच्च दाब वाली क्षेत्र की अवस्थाएं जब होती है, तो एक साइक्लोन, एक हम ये कह सकते हैं एक गतिविधि जो हवा में होती है, एक चक्राकार गतिविधि होती है, वही आपका चक्रवात कहलाता है। तो निम्न दाब में जो भी चीज़ें बनती हैं, वह निम्न दाब में जो अवस्थाएं बनती हैं, हमने देखा था लास्ट क्लास में एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अवस्था में, जैसे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात कैसे बनते हैं, उसको हम एक वापस रिपीट कर लेते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट जो था इसी चैप्टर में था हमारा, और उस पॉइंट को हम एक रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें हमारे चक्रवात की कुछ चीज़ें जो बेसिक हमने समझी थी उसको हम क्लेरिफाई कर पाएँ। देखिए ये हमारा
चक्रवात से। चक्रवात और प्रति चक्रवात, चक्रवात जहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र होगा वहाँ आपका क्या बनेगा, चक्रवात बनेगा। और ये क्या होता है, घड़ी की विपरीत दिशा में होता है, यानी राइट हैंड साइड में होता है, और ये आपका घड़ी की सुई की दिशा में, क्लियर है। और ये आपका घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होगा प्रति चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में, और यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में आपका घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप और प्रति चक्रवात, एंड उत्तरी गोलार्ध में आपका क्या होगा, सॉरी, चक्रवात जो है हमारे निम्न अवस्था की जब हम बात करते हैं, निम्न वायु दाब की, तो घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत जब एंटी क्लॉकवाइज रहता है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में आपका रहेगा ये क्लॉकवाइज। एंड प्रति चक्रवात आपका उच्च दाब का क्षेत्र में बनेगा, और ये आपके घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप बनेगा उत्तरी गोलार्ध में, और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में बनेगा आपके दक्षिणी गोलार्ध में। इस कॉन्सेप्ट के आधार पर ही हम अपने पॉइंट्स को यहाँ पे स्टडी करेंगे। उष्णकटिबंध चक्रवात, तो आप ये समझ सकते हैं उष्णकटिबंध चक्रवात की जब बात होती है तो उष्ण वाले जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में इन चक्रवातों का निर्माण होगा। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि 0 डिग्री इक्वेटर पर आपके उष्णकटिबंध, जबकि हम कहते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पे आपके चक्रवात क्यों नहीं उड़ते या क्यों नहीं बनते, इसका प्रमुख कारण क्या है आपका, चक्रवात का मतलब क्या है, हवाओं का एक वेग, और जो कि चक्राकार अवस्थाओं में हवाओं की गति होना, ये हमारा चक्रवात है। लेकिन 0 डिग्री इक्वेटर आप याद कीजिए, जब मैंने कोरियोलिस बल आपको समझाया था, हमने उसकी गति जब समझी थी कि 0 डिग्री इक्वेटर पर कोरियोलिस बल क्या रहता है, शून्य, और चक्रवात हमेशा क्या करेंगे, कोरियोलिस बल के शून्य से ऊपर वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ चक्रवात बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ये चीज़ 101% फैक्ट बेस्ड है। तो ये चीज़ आपको अंडरस्टैंडिंग अपने माइंड में सेट करनी पड़ेगी कि 0 डिग्री इक्वेटर पर चक्रवात नहीं बनने का कारण क्या है, कोरियोलिस बल है जो ध्रुवों की तरफ ज़्यादा है और 0 डिग्री पर शून्य है। तो चक्रवातों का निर्माण कहाँ होता है, जहाँ पे आपका कोरियोलिस बल ज़्यादा हो, या हम ये कह सकते हैं 0 डिग्री से या 0 से ज़्यादा वाला बल हो। तो यहाँ बल क्या लग रहा है आपका, शून्य बल लग रहा है, इसीलिए चक्रवातों का निर्माण 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर नहीं होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं इनके ऊपर वाले क्षेत्रों में ये प्रभावित होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात आक्रामक तूफान है जिनकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों पर होती है। आप इस लाइन को अंडरलाइन करें, उष्णकटिबंध क्षेत्रों के महासागरों पर होती है, और ये तटीय क्षेत्रों की तरफ गतिमान होते हैं। जहाँ पे भी आपके कोस्टल एरियाज होंगे ये वहाँ पे प्रवाह करना शुरू करेंगे। ये चक्रवात आक्रामक पवनों के कारण विस्तृत विनाश, अत्यधिक वर्षा और तूफान लाते हैं। भारत में भी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से वर्षा भी होती है। जब मानसून का हम पढ़ेंगे भारत के मानसून को, तो उसमें हम ये बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि कौन कौन से कोरोमंडल तट और हमारे इन क्षेत्रों में काफ़ी बारिश होती है। हालांकि ये चक्रवातों का प्रभाव कई बार दिल्ली, पंजाब तक भी देखने को मिलता है। तो इसको हम डिटेल से, जब हमारा कॉन्सेप्ट भारत के मानसून के बारे में जब हमारी नेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे, तब हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से ये तटीय महासागरों के क्षेत्रों से ये तटीय क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं, और ये चक्रवात बहुत ही आक्रामक होते हैं। पवनों के कारण ये विनाश और अत्यधिक वर्षा और तूफान लाते हैं। ये चक्रवात विध्वंसक प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। हिंद महासागर में ये चक्रवात, अटलांटिक महासागर में देखिए हिंद महासागर में इन्हें क्या कहा जाता है, चक्रवात कहा जाता है। तो हिंद महासागर हमारा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का क्षेत्र हिंद महासागर के अंतर्गत ही आता है। तो हिंद महासागर में इसको क्या कहेंगे, हम चक्रवात कहेंगे, और अटलांटिक महासागर में इसको हरिकेन के नाम से जाना जाता है। प्रशांत महासागर में और दक्षिणी चीन सागर में इसको टाइफून, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली के नाम से विली विलीज। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है। विली विलीज चक्रवात को या उष्णकटिबंधीय चक्रवात को किस क्षेत्र में विली विलीज के नाम से जाना जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में इसको क्या किस नाम से जाना जाता है, विली विलीज। तो आप क्या कीजिएगा अपने नोट्स में जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का विली विलीज, जस्ट अ मिनट, अटलांटिक महासागर में इसको हरिकेन, एंड चीन सागर में इसको टाइफून के नाम से जाना जाता है, और हिंद महासागर में इसको चक्रवात। तो ऑस्ट्रेलिया वाला इंपॉर्टेंट है थोड़ा, और टाइफून आपको चीन महासागर में, क्योंकि इस नाम से भी आपको पता चल जाता है चाइना का थोड़ा सा इसमें आपको कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा ही होगा। तो हरिकेन और टाइफून और विली विलीज इनके नाम हैं, जो अन्य क्षेत्रों में इनको अन्य नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न व विकसित होते हैं। इनकी उत्पत्ति व विकास के लिए अनुकूल स्थितियां हैं। वृहद समुद्री सतह तथा तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो सकता है। तो जो भी हमारा टेम्परेचर रहता है वो आपका एग्जैक्ट क्या है यहाँ पे
27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है समुद्री सतह में। और समुद्र की अवस्था हमें पता ही है, ये देरी से ही गर्म होते हैं और देरी से ही ठंडे होते हैं। तो टेम्परेचर की जो अवस्था रहती है जहाँ पे भी आपको अधिक होगी वहाँ ये अनुकूल परिस्थितियाँ बनेगी। तो वाताग्र का इसमें बहुत बड़ा प्रभाव दिखाई देता है। जहाँ पे तापांतर ज़्यादा होगा, तापांतरण अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ वाताग्र ज़्यादा बनेंगे, और वाताग्र अगर ज़्यादा बने तो वहाँ मजबूत आपके क्या कह सकते हैं हम, मजबूत चक्रवात बनेंगे। तो इनमें क्या प्रमुख भूमिका रहती है, समुद्री सतह की। तो समुद्री सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, कोरियोलिस बल का होना जरूरी है, क्योंकि कोरियोलिस बल से ही वो चक्राकार अवस्था में आएगा। ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम होना चाहिए। ऊर्ध्वाधर पवनों की गति यानी जो आपकी संबंध धाराएं बहती हैं उनमें उनकी गति कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये गति ज़्यादा रहेगी तो इसका प्रभाव कोरियोलिस बल के हमें नहीं दिखाई देगा और दाब प्रवणता से वो हवाएं ऊपर उड़ जाएगी, जिसकी वजह से चक्रवात कम बनेंगे। कमजोर व निम्न दाब या निम्न स्तरीय चक्रवाती परिसंचरण का होना, समुद्री तल तंत्र पर ऊपरी अपसरण होना। तो ये सभी कारण क्या करते हैं, इसको प्रभावित करते हैं। चक्रवातों को और अधिक विध्वंसक करने वाली ऊर्जा संघनन प्रक्रिया द्वारा ऊंचे कपासी स्तर मेघों में, जैसे कि आगे के कॉन्सेप्ट में जब हमारा चैप्टर अगला जो है, जब वायुमंडल में हम पढ़ेंगे तो वर्षण और ये कपासी मेघ क्या होते हैं उसको मैं आप डिटेल से मैं आपको समझाऊंगी। अभी आप सिर्फ इतना समझिए, जो संघनन की प्रक्रिया होती है। अब आपके माइंड में कॉन्सेप्ट याद होगा आपको, जब मैंने आपको जलवाष्प के बारे में और संघनन के बारे में बताया था। संघनन का मतलब ये होता है कि जो ठोस अवस्था है उसका पुनः द्रव्य अवस्था में आ जाना वापस, यानी जो हमारा जल था, जो जल वाष्प के रूप में एक ठोस अवस्था में आ गया था, उसकी वापस पुनः एक प्रक्रिया होकर जब वो जल वाष्प में बदल जाता है और मेघ बनते हैं, बादल बनते हैं और मेघाच्छादन से बारिश होती है, तो इसे ही प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। तो संघनन की प्रक्रिया द्वारा जो भी कपासी मेघ प्राप्त होते हैं उस पर तूफान के केंद्रों को घेरे हुए होते हैं, और समुद्रों में लगातार आर्द्रता की आपूर्ति से ये तूफान और अधिक प्रबल हो जाते हैं, क्योंकि समुद्र में जल पाया जाता है। तो जल से वो क्या करेंगे, वापस जल से वो आर्द्रता लेने का प्रयास करेंगे, तो इसकी वजह से ये और ज़्यादा प्रबल होते हैं। स्थल पर पहुंचकर आर्द्रता की आपूर्ति रुक जाती है और ये क्षीण होकर समाप्त हो जाते हैं। वह स्थान जहां से उष्णकटिबंधीय चक्रवात तट को पार करके जमीन पर पहुंचते हैं, ये चक्रवात का क्या कहलाता है, लैंडफॉल कहलाता है। वे प्राय चक्रवात 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरते हैं और इसकी दिशा में अनिश्चित होती है और ये अधिक विध्वंसक होते हैं। तो इनका प्रभाव यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, और हम ये कह सकते हैं 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के ऊपर वाले इसके आसपास जो तटीय क्षेत्र हैं उस पर इसका ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि समुद्र से इसकी नमी हम ये कह सकते हैं, तो भारी मेघों का ये निर्माण करते हैं और वर्षा में भी ये बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना का ऊर्ध्वाधर क्रमिक विकास इसे दर्शाता है। ये देखिए साइक्लोन की उत्पत्ति। एक विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषता इसके केंद्र के चारों तरफ प्रबल सर्पिलाकार होती है, और इसके हम क्या कहते हैं, इसकी आंख पवनों का परिसंचरण है, जिसे इसकी आंख भी कहा जाता है। परिसंचरण प्रणाली का व्यास कितना होगा, व्यास आपका 150 से 250 किलोमीटर तक होगा। तो इतना बड़ा व्यास और इतनी बड़ी स्थिति, तो हम समझ सकते हैं ये कितने बड़ी अवस्था के चक्रवात हैं और इनका प्रभाव भी कितना ज़्यादा हमारे स्थल खंडों पर दिखाई देता है। तो शीतोष्ण और उष्ण कटिबंध को जो भी चीज़ें हैं, अभी तक जो हमने चीज़ें समझी, इस कॉन्सेप्ट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको अभी तक जो पढ़ाया है मैंने आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी चीज़ें हैं, इसको क्लियरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो चक्रवातों की प्रवृत्ति जो है उसको हम हमारे नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे। एंड अभी आपने जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात पढ़ा था उसके जो कॉन्सेप्ट आपको हैं, विली विलीस कहाँ पे है, हेरिकेन किसे कहते हैं, तो इन क्षेत्रों का नाम एक बार लिख लीजिएगा और नोट्स बनाइएगा, और जो भी वायु राशियाँ हमने देखी थी, जो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, उसको भी अपडेट कर दीजिएगा। सो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, एंजॉय से मस्ती से पढ़ाई कीजिए। टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय।